हेलो एवरीवन। ये सामान्य अध्ययन का आज मैं पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। सारे प्रश्न मैंने हिस्ट्री से लिया है और ये प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री है। ओके, आप इसमें देखेंगे कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। ओके, तो चलते हैं प्रश्न संख्या प्रथम पे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। देखिए, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी कि जौ डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जौ, जई, राई, गेहूँ। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका जौ हो जाएगा। क्या होगा इसका? जौ हो जाएगा, है ना। देखिए, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ, जिसको यव भी कहा जाता है, का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इसका क्या होगा? इसका आपका तांबा हो जाएगा। क्या होगा? तांबा। देखिए, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वैदिक में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान, यानी कि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ओके, नेक्स्ट में किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यानी कि फिर गृहस्थ, उसके बाद ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। देखिए, हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया गया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तक और संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। देखिए, इसका आर्य जो थे, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, व्यवसाय पर। क्या होगा? सी,
व्यवसाय पर, यानी कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषभ वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। इससे पता चलता है कि वे व्यवसाय पे मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं, व्यवसाय पर आधारित था। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। उपर्युक्त सभी, क्या होगा इसका आंसर? इसका डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। यानी कि ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें ही होती थी और भूमि कभी न होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, H.S. विल्सन, मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि मैक्स मुलर। देखिए, मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। ओके, नेक्स्ट है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा सप्त सिंधु। क्या होगा इसका? सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण, विधाता। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा समिति। क्या होगा? इसका हो जाएगा समिति। यानी कि ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जन साधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा, जो कि जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका ऐतरेय ब्राह्मण। क्या होगा? ऐतरेय ब्राह्मण। यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की शाखा से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विद्वत, वर्मन, कर। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा बलि। क्या हो जाएगा इसका? बलि होगा। यानी कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या भगदूग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ओके, नेक्स्ट चलिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। क्या होगा इसका आंसर? इसका ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद। यानी कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भागवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। क्या होगा? मुंडकोपनिषद से।
यानी कि भारतीय प्रतीक जिसको राज्य चिन्ह के रूप में वर्णित है, पर उत्कीर्ण सत्य मेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका गार्गी। क्या होगा इसका? गार्गी हो जाएगा। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद से मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गंधर्व विवाह। दैव, आर्ष, ब्रह्म ये क्या विधि सम्मत माना जाता था। देखिए यहाँ हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिनदेव स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक मौर्य का रुमिनदेव स्तंभ। देखिए अशोक के रुमिनदेव लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्या होगा इसका? यात्रुक, मौर्य, शाक्य, कुरु। इसका हो जाएगा आपका शाक्य। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ओके, तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसके साथ ही आज यहीं रखता हूँ क्लास को। ओके, बाय।